हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन और हम एसी सर्किट के कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले भी जो क्लास थी दोस्तों, इस क्लास को हमने डाइवर्ट किया था। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऐसे कौन कौन से जो फंक्शंस हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सस्पेक्टेंस, ठीक है, आरएलसी सर्किट, इन सर्किट्स में यूज़ किए जाने वाले बेसिकल जो कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 731। तो क्वेश्चन नंबर 731 से हम क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है एडमिटेंस के बारे में, और एडमिटेंस क्या होता है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। चलिए दोस्तों, एडमिटेंस के बारे में हम यहाँ पर आप बात करेंगे। तो क्वेश्चन 731 यहाँ पर देखेंगे एडमिटेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है एडमिटेंस क्या है। ठीक है, एडमिटेंस क्या है, व्हाट इज एडमिटेंस। एडमिटेंस के बारे में यदि हम जानें, ठीक है, एडमिटेंस के बारे में यदि जानेंगे दोस्तों, तो एडमिटेंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किया जाने वाला एक प्रकार का रेजिस्टिव लोड ही होता है। वो इम्पीडेंस का अपोजिट होता है एडमिटेंस। ठीक है, इम्पीडेंस का अपोजिट एडमिटेंस होता है। तो इम्पीडेंस का अपोजिट इसमें एडमिटेंस होता है। तो एडमिटेंस को हम शो करते हैं यहाँ पर दोस्तों। बेसिकली एडमिटेंस को, इम्पीडेंस को Z से शो किया जाता है और एडमिटेंस को Y से शो किया जाता है। तो Z इक्वल टू 1/Y होता है, याद रखिएगा, Z इक्वल टू 1/Y होता है। तो अब यहाँ पर एडमिटेंस की बात करें बेसिकली दोस्तों, तो एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/, एडमिटेंस को Y से शो किया जाता है और Y इज इक्वल टू 1/Z होता है। इसका ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो ये एडमिटेंस ठीक है इज इक्वल टू 1/इम्पीडेंस, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो एडमिटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इम्पीडेंस कहीं लिखा हुआ है, इम्पीडेंस Z है। ठीक है, तो इम्पीडेंस Z कहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ से यदि इसको हटाएं तो एडमिटेंस का उल्टा क्या हो जाएगा। ठीक, एडमिटेंस का उल्टा होगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा क्या होगा। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट हमारे पास दिया है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की अवस्था में प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस क्या होगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन किस सिचुएशन में क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा आप दोस्तों, जब आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन की अवस्था में प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस क्या होगी। तो ये जो दोनों रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, XL इज इक्वल टू XC होता है। अनुनाद की स्थिति कब आती है, रेजोनेंस की XL इज इक्वल टू XC मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 732 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाता है न्यूनतम। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम। मतलब एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में रेजोनेंस की अवस्था में प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपरोक्त प्रश्न में अनुनाद पर धारा क्या होगी, मतलब कि रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या होगी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में यदि हम करंट की बात करें तो करंट क्या होगी। बेसिकली ये एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन निकल के भी आते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि यहाँ से क्वेश्चन के बारे में। अब यदि हम देखें रेजोनेंस की कंडीशन में, तो बेसिकली रेजोनेंस की कंडीशन में यदि हम देखें तो उपरोक्त प्रश्न में रेजोनेंस पर करंट क्या होगी 733।
733 का हो जाएगा अधिकतम होगा, अनंत होगा, ठीक है, या न्यूनतम होगा या ज़ीरो होगा। तो 4 ऑप्शन देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस होता है मैक्सिमम, मतलब अधिकतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों? तो उपरोक्त प्रश्न में रेजोनेंस पर करंट क्या होगी? तो मैक्सिमम होगी, याद रखिएगा, मैक्सिमम होगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 734। आरएलसी परिपथ में रेजोनेंस पर करंट का मान क्या होगा? तो आरएलसी सर्किट हमारे पास दी हुई है में रेजोनेंस करंट, मतलब कि जो रेजोनेंस करंट है उस रेजोनेंस करंट में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। श्रेणी परिपथ में अधिकतम तथा समांतर परिपथ में न्यूनतम होगी। ऑप्शन बी दिया है समांतर परिपथ में अधिकतम तथा श्रेणी समांतर परिपथ में न्यूनतम होगी। ऑप्शन सी दिया दोनों परिपथों में अधिकतम होती है। ऑप्शन डी दिया है दोनों परिपथों में न्यूनतम होती है। तो ये दोनों दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा दोस्तों। तो हमें यही पता करके बताना है कि आरएलसी परिपथ में रेजोनेंस पर करंट क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी परिपथ में अधिकतम होगी और समांतर परिपथ में न्यूनतम होगी। मतलब सीरीज की कंडीशन में याद रखिएगा, यदि सीरीज कंडीशन है तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, और शंट है या पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल में मिनिमम होगी। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार बेसिक के क्वेश्चन है, बेसिक के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। सभी अनुनाद परिपथ में अनुनाद पर पावर फैक्टर क्या होगा? तो रेजोनेंस की कंडीशन में रेजोनेंस पर पावर फैक्टर क्या होगा? अब यहाँ पर पावर फैक्टर भी चेंज होगा या नहीं होगा वो पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से है। तो 0.707 होगा या 1 होगा या फिर 0 होगा या फिर 0.5 होगा। तो 35 में देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन में देखना पावर फैक्टर आपको हमेशा 1 मिलेगा, यानी कि यूनिटी मिलेगा, आपको यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आप रेजोनेंस के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई में वोल्टेज एसी तरंग का आरएमएस मान कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो 220 वोल्ट आपका 50 हर्ट्ज दिया एसी सप्लाई में, वोल्टेज का जो एसी का जो एसी जो है वेव, उसका आरएमएस मान कितना होगा? तो एसी का आरएमएस मान बेसिकली कितना होता है, ठीक है। तो एसी का आरएमएस मान VRMS मान, इसको इस टाइप से लिखेंगे हम। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो एसी का आरएमएस मान क्या होता है? VRMS इज इक्वल टू VM/√2 होता है। क्लियर है? ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? VRMS मान को VM का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट, ठीक है, और √2 तो जैसा का वैसा रह जाएगा। तो VRMS का मान कितना हो गया? 220 वोल्ट अपॉन √2। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सॉल्व करने का जो तरीका है, आप ये यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली लगा लेंगे। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का 220 वोल्ट अपॉन √2 कहीं दिया हुआ है, 220 वोल्ट अपॉन √2 वोल्ट, 220 अपॉन √2 वोल्ट, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको बता दिया है 220 वोल्ट अपॉन √2, ठीक है। अब इन दोनों में से एक कोई भी होगा आंसर, 220 वोल्ट अपॉन √2, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक आरसी परिपथ में 10 ओम 37 एक आरसी सर्किट में 10 ओम दिया हुआ है और एक्सी का मान 10 ओम है और सर्किट में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो सर्किट में पावर लॉस कितना होगा। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यदि आप देखेंगे तो आरसी सर्किट की बात की जा रही है और आर का मान 10 ओम दिया हुआ है, एक्सी का मान भी 10 ओम दिया है और करंट इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम इजी है, बिल्कुल। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 90 वाट, आंसर आएगा 90 वाट। 30 वाट भी नहीं आएगा, 30/√2 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल आपको मालूम है, आर ये किसका मान निकालना है हमको, पावर लॉस निकालना है, तो पावर लॉस यहाँ पर 90 वाट निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा इसको हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करके बताइए। श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर करंट का मान प्रभावित होता है। तो आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पर करंट का मान प्रभावित होता है, तो करंट के मान में क्या सडनली चेंजेस आते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में, ठीक। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट के मान में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ सीरीज सर्किट की बात की जा रही, तो आर के मान में परिवर्तन होगा या एल के मान में परिवर्तन होगा या आरएलसी तीनों के मान में परिवर्तन होगा या सिर्फ सी के मान में परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखोगे आप सीरीज में तो सिर्फ आर के मान में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही होगा। सीरीज आरएलसी सर्किट की बात की जा रही है तो सिर्फ आर के मतलब कि रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर करंट क्या होती है, मतलब रेजोनेंस के कितने सारे क्वेश्चन हैं, रेजोनेंस के क्वेश्चन। तो रेजोनेंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पर करंट क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन है समांतर अनुनाद पर अधिकतम तथा श्रेणी अनुनाद पर न्यूनतम, ठीक है। ये तो होता है श्रेणी अनुनाद पर अधिकतम और समांतर अनुनाद पर न्यूनतम, फिर श्रेणी तथा समांतर दोनों अवस्थाओं में अधिकतम, ऑप्शन डी दिया है श्रेणी तथा समांतर दोनों अवस्थाओं में न्यूनतम। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा बेसिकली। तो सीरीज़ एंड पैरेलल की बात करते हैं तो सीरीज़ में मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। सीरीज़ में क्या होगा मैक्सिमम एंड पैरेलल में मिनिमम। ये ट्रिक ही है, इसको याद रखना होगा आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं सीरीज़ में मैक्सिमम और पैरेलल में न्यूनतम, मतलब कि यहाँ पर दिया है श्रेणी में अधिकतम और समांतर में न्यूनतम, मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, हाईलाइट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, एसी वोल्टेज में आरएमएस का मान वीआरएमएस का मान तथा पीक मान में संबंध क्या है, मतलब कि आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू इसमें क्या रिलेशन है ये बताना है, रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है, ऑप्शन ए दिया है वीआरएमएस इज इक्वल टू 0.707 पीक वैल्यू, ऑप्शन बी दिया वीआरएमएस इज इक्वल टू 1/0.707 पीक वैल्यू।
ऑप्शन सी दिया है VRMS इज इक्वल टू 1.414 वोल्ट पीक वैल्यू एंड RMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू। तो यहाँ पर जो मान दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि VRMS इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू 0.707 वोल्ट इनटू पीक वैल्यू, जिसे या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये दोनों में घुमावदार है, मतलब दोनों का एक ही है। VRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू VM भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह VM की जगह पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम वोल्टेज भी लिख सकते हैं। VRMS की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज होएगा, V है तो यहाँ पर भी V लगेगा। यदि IRMS की बात की जाती है, IRMS की, तो IRMS में यहाँ पर 0.707 Imax हो जाता, मतलब दोनों का एक ही है, एग्ज़ाम में पूछने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस आवृत्ति पर आवर्तकाल अधिकतम होता है, किस फ्रीक्वेंसी पर टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा। ये भी क्वेश्चन F इक्वल टू 1/T या T इक्वल टू 1/F से निकाल सकते हो, बहुत इजी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निम्न में से किस फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल अधिकतम होता है। तो आवर्तकाल निकालना है, मतलब T इज इक्वल टू 1/F, इससे निकाल सकते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट, T इज इक्वल टू 1/F, तो इससे फार्मूले से मान निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू 1/F इस फार्मूले से। चलिए देखते हैं किस टाइप से निकलेगा। तो यहाँ पर निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल अधिकतम होगा, T इज इक्वल टू 1/F से। तो मान कैसे निकालेंगे, चलिए 741 में किस टाइप से निकालेंगे दोस्तों। इसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। वे देखो, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एक को लगा के नहीं देखना है। इतना सॉल्व करते समय तक तो आपका टाइम निकल जाएगा। एक क्वेश्चन को आपको जो है जिसका 1 सेकंड का टाइम देना, तो उतना ही टाइम देना आपको। तो निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल अधिकतम होगा। तो देखो, टाइम पीरियड यदि ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल अधिकतम है बोला गया है, किस आवृत्ति पर। तो यदि टाइम पीरियड अधिक है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समांतर अनुनाद परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समांतर अनुनाद परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा क्या होगी, रिएक्टेंस का मान। यहाँ पर प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस की बात की जा रही है, Z, ठीक है। तो समांतर में रेजोनेंस कंडीशन की बात की जा रही है। बेसिकली रेजोनेंस कंडीशन की बात यदि हम करें, ठीक है स्टूडेंट, तो रेजोनेंस की कंडीशन की बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन में आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया है, R, L/CR और C/R और LC/R दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 42 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये इसका फार्मूला ही है, ठीक है। प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला है इम्पीडेंस Z L/CR, ये इसका फार्मूला ही है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस। तो ये रेजोनेंस, बट एट अ रेजोनेंस कंडीशन, क्लियर है, बट एट अ रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है।
उसके बाद एक प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है। एक प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एक प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर बेसिकली क्या होगा? एक शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो सुबह से बाद 43 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक जो प्योर इंडक्टर होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, मतलब पावर कंज्यूम ही नहीं करता, तो पावर फैक्टर भी इसका क्या मिलेगा? आपको ज़ीरो ही मिलेगा। शुद्ध इंडक्टर जो होता है वो पावर लॉस नहीं करता। जब पावर लॉस नहीं करेगा तो पावर फैक्टर भी उसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक वर्गाकार तरंग के आरएमएस मान तथा औसत मान में क्या रिलेशन होना चाहिए? आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? फॉर्म फैक्टर होगा या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा? तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर। ठीक, तो आरएमएस मान अपन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। तो 44 का क्या हो जाएगा? सी, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। तो एक आरएमएस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। तो 744 का आंसर क्या होगा? एक वर्गाकार तरंग के आरएमएस और औसत मान में संबंध क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आरएमएस अपॉन एवरेज। बात तो एक ही, बराबर एवरेज, ये भी एक ही है ना, क्योंकि इसको जब ये करेंगे तो आप इसी के अपान में ही आएगा, आरएमएस अपॉन एवरेज। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक आरसी नेटवर्क को डीसी वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट किया जाता है। वह समय जिसमें कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज के तुल्य वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो एक आरसी नेटवर्क को डीसी वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट किया जाता है, वह समय जिसमें कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज के तुल्य वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स आरसी के बराबर होता है। मतलब आरसी नेटवर्क को डीसी वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट किया जाता है, तो वह टाइम कितना लेता है? इसी टाइम की बात की जा रही है, 5 टाइम्स ऑफ आरसी लेता है। कितने? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी तरंग का वेव का जो है एक साइकिल 2 सेकंड में पूरा होता है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है, एफ इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तो इसमें t का मान कितना है? t का मान कितना है दोस्तों? हाँ, t का मान कितना दिया हुआ है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5 हर्ट्ज। ये इसका आंसर होगा। यहाँ देख लेते हैं 0.5 हर्ट्ज किसका यहाँ पर दिया है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डीसी पर कैपेसिटर का व्यवहार कैसा होता है? मतलब डीसी सर्किट में यदि आपने कैपेसिटर को लगाया है, ठीक है, कैपेसिटर आपने यूज़ किया है, तो ये डीसी सर्किट में कैपेसिटर का क्या इफेक्ट होगा? बेसिकली क्या इफेक्ट होगा? डीसी सर्किट में जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट बिहेव करता है। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन देखेंगे, शॉर्ट सर्किट के समान, ओपन सर्किट के समान, उसी प्रकार जिस प्रकार एसी पर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन सर्किट के समान बिहेव करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? डीसी सर्किट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक एलआर परिपथ का टाइम कांस्टेंट होता है। अब एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? क्या होगा? एल बाई आर
R/L या LR²। बेसिकली यदि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L/R हो जाता है। बेसिकली इसका फंक्शन बनता है, सर्किट एक ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L/R ही होगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक 3 ओम का एक प्रतिरोध है और 9 हेनरी के इंडक्टर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। यहाँ रेजिस्टेंस 3 ओम का है, 9 हेनरी का एक इंडक्टर है, संयोजित किया गया है। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो बैटरी सोर्स लगा दिया हमने। ठीक है, अब बैटरी सोर्स कहाँ है? यहाँ पर तो AC सोर्स लगेगा ना, बैटरी सोर्स थोड़ी लगेगा, AC सोर्स लगेगा। ये रेजिस्टेंस है, ये 9 हेनरी का इंडक्टर है। ठीक, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 9 हेनरी का इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब ये सर्किट में करंट फ्लो होगी, आपको बताना है परिपथ का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, 9 हेनरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 3 ओम का और इंडक्टर 9 हेनरी का है। तो 49 का आंसर यदि कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आएगा इसका। कैसे आएगा? कैलकुलेशन करो, एक तो 3 और ये 9 हेनरी, 3 और 9 हेनरी, 3 और 9 हेनरी, तो टाइम तो 3 ही निकलेगा ना, 3 दिया 9, पूरा पूरा भाग जा रहा है। टाइम कांस्टेंट कितना निकलेगा? 3 सेकेंड ही निकलेगा। बेसिकली देख लो ना, पूरे पूरा भाग जा रहा है, 3 3 3 3 3, बस इससे निकाल सकते हैं। उतना ज़्यादा सोचना भी नहीं, लॉजिक लगाना है आपको कम समय में। चलो क्वेश्चन नंबर 50। वेक्टर VL तथा VC और VR में कौन से वेक्टर में 180 का फेज डिफरेंस होता है? भाई हमने तो पढ़ा है सभी में 120 डिग्री होता है। R, Y एंड B 120 यहाँ पर होता है, 120 यहाँ पर होता है, 120 R और Y के बीच में होता है, 120 Y और B के बीच में होता है, 120 B और R के बीच में होता है। तो बेसिकली हमने तो इतना ही पढ़ा है, मतलब 120 होता है, 180 किसी में नहीं होता, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी में कितने का कलांतर होता है? 120 डिग्री का। ठीक है, 120 फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? फेज डिफरेंस 120 डिग्री का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। AC परिपथ में आभासी शक्ति होती है। अब आभासी शक्ति मतलब कि आप कह सकते हैं आभासी शक्ति को एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर। अब ये एपरेंट पावर क्या होती है? ठीक है, तो आभासी शक्ति जिसे कहते हैं, तो यदि आप पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है पावर फैक्टर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के कितना आएगा? ठीक है, कुल मिला के इसका मान कितना निकल के आएगा दोस्तों AC सर्किट में आभासी शक्ति? तो ये हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो AC सर्किट में आभासी शक्ति कौन सी होगी? आभासी शक्ति तो कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पर VRMS IRMS, ये आभासी शक्ति होगी, मतलब कि ये होगी VRMS और ये IRMS, ये आभासी शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शुद्ध कंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? प्योर कंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? प्योर कंडक्टर का पावर फैक्टर, शुद्ध कंडक्टर का कितना होना चाहिए? देखो पावर लॉस तो होगा नहीं प्योर कंडक्टर में। ये 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 0। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब देखते हैं एक और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 53 0.08 हेनरी की कॉइल की 60 हर्ट्ज पर रिएक्टेंस कितनी होगी। ठीक है, रिएक्टेंस x हमें ज्ञात करना है कितने हेनरी में, 0.08 हेनरी में। कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो फार्मूला XL इज इक्वल टू 2πfL होता है। मान रखो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14, फिर ये हो जाएगा 60 है ना, 50 हर्ट्स, और ये हो जाएगा L का मान 0.08। ठीक है, इतना मान दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप। 30 हेनरी 30 पॉइंट कितना आएगा, 30.144 ओम, इतना मान आएगा दोस्तों निकल के। तो 30 ओम ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, XL इज इक्वल टू 2πfL से, फार्मूले से। ईजी है सॉल्व करने का तरीका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक परिपथ में कुल धारा I 50 साइन 100πt है। धारा की आवृत्ति तथा धारा का अधिकतम मान कितना होगा। I का मान तो दिया है हमारे पास, जब I का मान दिया तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं स्टूडेंट आराम से। कैलकुलेशन करने का तरीका, पाई का मान कितना होता है, पहली बात तो पाई का मान कितना है 3.14, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब 2πf फार्मूला दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अधिकतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान निकालना है, क्या लिखा है, एक परिपथ में कुल धारा I इतना दिया हुआ है और धारा की आवृत्ति तथा धारा का अधिकतम मान, तो फ्रीक्वेंसी भी निकालना है हमें और करंट का I मैक्सिमम भी निकालना है हमें। सिंपल है सॉल्व करने का तरीका। 2πf इज इक्वल टू कितना होगा, पहली बात तो कितना दिया है 314। ठीक है, इतना ही दिया है। ठीक, कितना होगा 314। तो यहाँ पर f का मान कितना हो जाएगा 314 गुणित 2π, इतना दिया है। f का मान कितना आ जाएगा 314 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 314 मतलब कि 3.14 होता है ना, तो यहाँ 3.14। अब यहाँ पर इसका कितना दिया 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14, और यहाँ पर ये 0.14 है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा ना 100, ये इसका, तो इस तरीके से 0.1 हो जाएगा और दोनों संख्याओं का 0 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला 314 से 314 का कैंसिल हो जाएगा और ये 50 बार कटेगा, तो कितना आएगा 50 हर्ट्स इसका मान आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ कहीं दिया है 50 हर्ट्स। ठीक है, ये 50 हर्ट्स ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 हर्ट्स आंसर और 50 एम्पियर निकालेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 50, इसमें भी ये हो जाएगा IM का मान हो गया 50, ये I इज इक्वल टू IM साइन कितना है 100πt। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो निकालेंगे, तो ये इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परिपथ में AC पावर का जो है वेव केवल खालिस्तान में होगा। AC की जो लॉसेस होती है वो किस में होती है, प्रतिरोध में, इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो AC की जो पावर लॉस 755 के यदि हम देखें तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, याद रखिएगा। मोस्ट IMP एंड आंसर भी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, रेजिस्टेंस में होता है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पावर लॉस, इंडक्टेंस तो पावर लॉस करता नहीं है, कैपेसिटेंस भी पावर लॉस करता नहीं है,
ठीक है, तो फिर बचा क्या आपके पास, प्योर इंडक्टेंस प्योर कैपेसिटेंस करते नहीं है, सिर्फ रजिस्टेंस पावर लॉस करता है, इसलिए तो इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है, याद रखिएगा। 756 में दिया है डीसी सर्किट में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी नियम एसी परिपथ में अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसमें खाली स्थान होगा, क्या होगा, तो डीसी सर्किट में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी नियम उस एसी सर्किट में अप्लाई किए जा सकते हैं जिसमें कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस प्रयुक्त सभी होंगे। तो डीसी सर्किट में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी नियम किस पर उस एसी परिपथ में अप्लाई किए जा सकते हैं, मतलब कि डीसी में जो अप्लाई कर रहे हैं वही एसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ऐसा होता है या नहीं होता, तो 56 का आंसर फिर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। सिर्फ रेजिस्टेंस में ही ये संभव है, याद रखिएगा, किस में संभव है, रेजिस्टेंस में संभव है, बाकी अदर कंपोनेंट में संभव नहीं है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट परिपथ में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। भाई वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध बेसिकली करता कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कैपेसिटेंस करता है, क्या रेजिस्टेंस करता है, क्या इंडक्टेंस करता है या कंडक्टेंस करता है। ठीक, कंडक्टेंस को जी से शो किया जाता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो 57 का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो किसमें वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, कैपेसिटेंस, याद रखिएगा। इसीलिए तो Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V, क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। फिर हम Q इज प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर CV लगाते हैं, ठीक है, और C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से याद रहना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, एक परिपथ में आभासी शक्ति 5 kVA तथा वास्तविक शक्ति 4 किलोवाट है, तो रिएक्टिव पावर का मान कितना होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कैसा करेंगे हम, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव पावर, सबसे पहले तो एक्टिव पावर को कैसा लिखते हैं, एक्टिव पावर को कैसा लिखते हैं, एक्टिव पावर को याद रखिएगा, उसको P से लिखते हैं एक्टिव पावर को, ठीक है। और यदि रिएक्टिव पावर की बात करें हम, तो रिएक्टिव पावर इसको लिखते हैं Q से। अब समझ में आ गया। अब मैं इसको फार्मूले में रखूँ मैं, तो हमें क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर का मान निकालना है। तो S इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ही है, रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब आप Q का मान निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ठीक है। Q का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू रूट 9, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 kVAR, ये Q का मान हो जाएगा 3 kVAR, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 kVAR। इस टाइप से सॉल्व करके निकालेंगे, सब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है, 0 होता है। अब पावर फैक्टर 0 किस सर्किट का होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस ही इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही होगा। पावर फैक्टर किसका 0 होता है, ए और बी दोनों का होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ला किसकी इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है, फील्ड स्ट्रेंथ की, इंडक्टेंस की, फ्लक्स डेंसिटी की या फ्लक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 800 का कितना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर सही होगा। टेस्ला जो इकाई है ये फ्लक्स डेंसिटी की होती है,
ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व जिसे कहते हैं, नाम क्या है, फ्लक्स घनत्व। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, किसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों, चार ऑप्शन देखेंगे तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मूविंग चार्ज। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो किसके चारों तरफ चारों कोने में यदि हम देखें तो मैग्नेटिक जो है फील्ड उत्पन्न होता है, तो वो गतिशील आवेश के चारों ओर होता है। इसका आंसर हो जाएगा मूविंग चार्ज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसका आंसर है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक चुंबक किसको आकर्षित नहीं करेगा, किसको आकर्षित नहीं करेगा, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एंड निकेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक जो मैग्नेट होता है, बेसिकली मैग्नेट, ये किसको अट्रैक्ट नहीं करता, किसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो एल्निको में तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट तो आता ही है, कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नेट में ये एल्निको याद रखेंगे आप, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ठीक, तो ये कॉपर को नहीं करता। तो ये तो थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ भी हम लेकर आएंगे, और ऐसे ही दोस्तों जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मास्क का यूज़ करें। जय हिंद दोस्तों।